हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्स प्रेप हब लर्निंग कैप्सूल। और आज का जो हमारा सेशन है वो है आईसीयू स्कोर पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अपाची स्कोर, और आज का जो सेशन होगा उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉप 5 आईसीयू स्कोर। सो रिमेनिंग जो टॉप 5 आईसीयू स्कोर आज के सेशन में हम कवर करेंगे वो है, सबसे पहला सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर, राइट, जिसे बोलते हैं सैप्स। दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टिस, और टिस का फुल फॉर्म है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम। थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं पॉसम, राइट। फोर्थ हम सोफा स्कोर को डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ आज के सेशन में हम क्यू सोफा डिस्कस करेंगे, राइट। क्यू सोफा। तो ये पांचों स्केल आज के सेशन में करेंगे डिस्कस। सो सेशन को ध्यान से सुनना, नोट्स बना लेना। सारी चीजें स्कोर में अगर मैं बात करूं, जितने भी आईसीयू स्कोर है तो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यू शुड नो कि हमें किस स्कोर में क्या पढ़ना है, क्या हमें याद रखना है, राइट। सो अगर मैं एट अ ग्लांस ये सारे स्कोर की बात करूं, सारे ही स्कोर आप आईसीयू में यूज करते हो एक्सेप्ट क्यू सोफा, राइट। एक्सेप्ट क्यू सोफा, ये पहली चीज तो ये याद रखनी है, एक्सेप्ट दिस क्यू सोफा। बाकी सारे स्कोर जो मैंने लिखे वो सारे स्कोर आईसीयू में, आईसीयू पेशेंट में यूज होते हैं। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लीफाइड, यस, सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर से, सैप से, राइट। अगर आपको याद हो, हमने अपाची पढ़ा था। अपाची जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया, जो अपाची स्कोर था वो हम क्यों यूज कर रहे थे। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, करेक्ट। पेशेंट का कितना रिस्क है मोर्टेलिटी का, विच इज रिस्क ऑफ डेथ, राइट, रेट ऑफ डेथ। सो मोर्टेलिटी के रिस्क को असेस करने के लिए आपने अपाची यूज किया था, और अपाची का जो सबसे पहला जनरेशन स्कोर था वो आया था इन द ईयर ऑफ 1981, राइट। अब ये जब आया तो इसमें देखा गया कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम बहुत इजी तरीके से पेशेंट के ऊपर यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसका सेकेंड वर्जन निकाला गया, जो कि निकाला गया था 1985 में, राइट, जो कि अभी प्रेजेंटली कॉमनली हम सब जगह यूज करते हैं, सेकेंड वर्जन ऑफ अपाची। लेकिन इन बिटवीन जब ये अपाची 1 के बाद जब ये रिलीज हुआ तो उसके बाद और ज्यादा स्केल आए जो कि रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी को यूज असेस कर सकते हैं। तो इन द ईयर ऑफ 1984, राइट, 1984 में सबसे पहला जो वर्जन जो आया था सैप्स का, पहली जनरेशन, वो था सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर। ये आपका जो असेसमेंट स्कोर है ये भी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी इन आईसीयू पेशेंट, राइट। सो आईसीयू पेशेंट में रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना है, तो उसके लिए हमने एक और स्कोर है जो यूज कर सकते हैं, वो है सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर, राइट। इसके भी 3 जनरेशन है, मतलब इसके भी टोटल 3 जनरेशन है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे, यस, आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल टेबल। सो एक है आपका सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर 1, 2, 3। नंबर 1 आया था 84 में, नंबर 2 आया था 1993 में, एंड फाइनल आया था 2005 में। 2006 में आपका अपाची 3 आ गया था, राइट, अपाची 4 और 3 जो आप नेक्स्ट उसमें देख लोगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि दोनों ही स्कोर को देखो, अपाची या साप्स दोनों ही आपके जो है बेस्ट है टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। कंपैरिजन में हम कोई एक रूल आउट नहीं कर सकते। Either you can use simplified acute physiological score और you can use Apache, right? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। अपाची की फुल फॉर्म इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड अपाची के पैरामीटर कौन सा जनरेशन कॉमनली यूज करते हैं और हम कब यूज कर रहे हैं। अगर मैं सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर की बात करूं, तो यहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट, ये आपको याद रखना है, इसे हम कब यूज कर रहे हैं। ये 3 जनरेशन है, SAPS 1, SAPS 2 एंड SAPS 3। इन तीनों में से कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है सेकेंड जनरेशन, राइट।
फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन जो सैप्स 1 या सैप्स 2 अगर आप यूज कर रहे हो, तो इसे आप यूज करोगे पेशेंट के एडमिट होने के फर्स्ट 24 आवर। सेम कंसेप्ट जैसे अपाची का था, जो हम कब यूज कर रहे थे, फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ आईसीयू एडमिशन। आपने ये असेस, ये स्कोर टूल को यूज करना है और एक ही बार यूज करना है, इसे डेली यूज नहीं कर सकते। अपाची को भी आप एक ही बार यूज करोगे, सैप्स को भी आपको जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ आईसीयू में, फर्स्ट 24 आवर में आपने उसकी जो सबसे वर्स्ट वैल्यू जितने भी पैरामीटर थे उनकी कलेक्ट करी, और उसके बेसिस पे आपने बता दिया कि ये मेरे पेशेंट का इतना रिस्क है मोर्टेलिटी का। राइट, इसके बाद दोबारा से आप नहीं करोगे जब तक वो उसी आईसीयू में एडमिट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फर्स्ट 24 आवर। इन केस इफ यू आर यूजिंग सैप्स 1 और सैप्स 2, बट जब थर्ड जनरेशन आया जो कि सैप्स 3 थी, विच इज नॉट वेरी कॉमन एज कंपेयर टू सैप्स 2, बट सैप्स 3 में एक अलग पॉइंट दे दिया कि इसे अगर आप यूज कर रहे हो पेशेंट की मोर्टेलिटी रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे आप विद इन 1 आवर चेक करोगे, विद इन 1 आवर ऑफ आईसीयू एडमिशन। राइट, जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ, एडमिट होने के विद इन 1 आवर आपने सारे जो भी पैरामीटर हैं सैप्स 3 के अंदर वो चेक करने, और जो भी वैल्यू आएगी उसी के बेसिस पे आप बता दोगे कि ये पेशेंट जो एडमिट हुआ है अभी अभी आईसीयू में, उसका इतना रिस्क है मोर्टेलिटी का। राइट, सो दैट इज योर सैप्स 3। अब एक कंपैरेटिव टेबल अगर आप देखो, यहाँ पे सैप्स 1 2 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल 14 वेरिएबल थे, यहाँ पे आपके 17 वेरिएबल है 2 में, और सैप्स 3 में 20 वेरिएबल है। राइट, तीनों में से सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है, सेकेंड वन, बिकॉज वो इजी टू यूज है, उसके वेरिएबल इजिली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को आपने क्या किया है, ये वाला जो वेरिएबल है इसको आपने सैप्स वाले वेरिएबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप इजी वे टू रिमेम्बर अगर आप सोच करना चाहो, simplified acute physiological score is divided into 3 पार्ट। सबसे पहला एज हो गया, एक पैरामीटर एज की कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी कोमोर्बिडिटीज या फिर क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक हेल्थ स्कोर। राइट, क्रॉनिक हेल्थ हेल्थ स्कोर। इसके बाद हो गया टाइप ऑफ एडमिशन, टाइप ऑफ एडमिशन, टाइप ऑफ एडमिशन, एंड लास्ट हो गया एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर, एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर मतलब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। तो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हो गए, उसका टाइप ऑफ एडमिशन कैसा हुआ है, कोमॉर्बिडिटी है कोई या क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, एंड फोर्थ इज एज। तो 4 कैटेगरी में आपने ये सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर को डिवाइड किया है। राइट, अब ये 4 कैटेगरी पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, ये 2 वाले पे। रेस्ट यू कैन स्किप, आप याद ना करो चलेगा, बट सिर्फ सेकेंड कैटेगरी पे फोकस करना है। फुल फॉर्म इज हाईली इंपॉर्टेंट, कहाँ क्यों यूज कर रहे हैं इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कितने कैटेगरी है, टोटल पैरामीटर कितने हैं वो याद रखने हैं, और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर में क्या क्या आता है वो याद रखना है। राइट, तो एज तो बच्चे आपको याद रखना है कि एज के बेसिस पे भी आपसे स्कोर देते हो, कितना स्कोर देते हो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, टाइप ऑफ एडमिशन की बात करूं तो 3 कैटेगरी आएगी। क्या आपका पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट हुआ है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ है। राइट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुआ है तो आप उसे स्कोर दोगे। क्या आपका पेशेंट जो एडमिट हुआ है आईसीयू में वो किसी सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है और वो सर्जरी शेड्यूल्ड सर्जरी है। राइट, शेड्यूल मतलब मोर देन इक्वल टू 24 आवर पहले ही हमने शेड्यूल कर दी, पहले से ही वो एक शेड्यूल सर्जरी है, प्लान्ड सर्जरी है। राइट, या फिर वो एडमिट हुआ है किसी इमरजेंसी सर्जरी के लिए, शेड्यूल्ड सर्जरी में वो आपको बोलेंगे, इलेक्टिव सर्जरी का भी नाम दे देंगे। ऑलवेज रिमेंबर शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड सर्जरी को, यहाँ पे एक हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करने के लिए एडमिट हुआ है। सेकंड, या तो वो इलेक्टिव सर्जरी या फिर प्लान्ड, या फिर दे कैन यूज द टर्म शेड्यूल्ड। राइट, शेड्यूल्ड सर्जरी हो रखी है जो कि मोर देन इक्वल टू 24 आवर पहले ही आपने शेड्यूल था, मतलब इस केस में पेशेंट अभी भी स्टेबल है ना, स्टेबल है, उसको आपने जो भी उसका कॉज एक वार्निंग अलार्मिंग साइन था वो पकड़ लिया और उसे आपने शेड्यूल कर दिया। थर्ड आएगी इमरजेंसी सर्जरी।
क्या आपका पेशेंट इमरजेंसी सर्जरी के लिए जो है एडमिट हुआ है, इमीडिएटली पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़े, तो दिस इज समथिंग जहां पे एक अलार्मिंग रिस्क है, यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है, मोर्टालिटी रिस्क ज्यादा हो सकता है, राइट। तो इंडिकेटर में सबसे पहले एज, देन उसका टाइप ऑफ एडमिशन, कोमॉर्बिडिटी में क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो सैप्स 2 वाला था, सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर 2 में उन्होंने 3 कॉमन क्रॉनिक कंडीशन को मेंशन किया है। एक तो हो गया आपका एड्स, राइट, मेटास्टैटिक कैंसर, और तीसरा हो गया हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी। सो एड्स, मेटास्टैटिक कैंसर एंड हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, ये 3 कॉमन क्रॉनिक कंडीशन दी गई है। थर्ड में इसी क्रॉनिक कंडीशन को थोड़ा और बढ़ा दिया, जिसमें लिवर सिरोसिस भी आ गया, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 4 कैटेगरी क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन भी डाल दी, राइट। इसके अलावा बाकी ये 3 हो गए, ये 3 के बाद अब हमारा क्या आएगा, वी आर डन विद द टाइप ऑफ एडमिशन, right, comorbidity, age. Now last is your acute physiological score. So acute physiological score की मैं बात करूं तो सेम जो हमने अपाची में निमोनिक यूज किया था, सेम निमोनिक वी कैन यूज हेयर, 5B16, 5B6, right, you can remember in this way, B5C, B5C, राइट। तो सबसे पहले बी से ब्रेन होगा, यहाँ पे ब्रेन के लिए क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द वेरिएबल जीसीएस, राइट, जीसीएस यूज करेंगे। बैलेंस, बैलेंस में क्या था, टेम्परेचर एंड पीएच। अब यहाँ पे सैप्स में पीएच यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ टेम्परेचर पे फोकस करोगे, तो है यू विल बी हैविंग जीसीएस हो गया, टेम्परेचर हो गया, देन बैलेंस के बाद ब्रेथ, ब्रेथ के लिए ऑक्सीजनेशन, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन के लिए हम रेशियो यूज, हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड और FiO2 का रेशियो यूज कर रहे हैं, राइट। सो ऑक्सीजनेशन हो गया। देन ब्रेथ के बाद आपका पेशेंट का नेक्स्ट बी क्या था हमारा, बीट, बीट में क्या आ जाएगा, बीट में हार्ट रेट आ जाएगा, एंड हार्ट रेट के साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ जाएगा। सो हार्ट रेट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीट में आ गया। देन उसके बाद आएगा ब्लड, ब्लड में क्या आएगा, WBC। अब WBC आ गया, और बाइकार्बोनेट, वहां पे हेमेटोक्रिट था, यहाँ पे हेमेटोक्रिट नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट याद रखो, बाइकार्बोनेट, पीएच की जगह पे बाइकार्बोनेट यूज कर रहे हैं। सो बाइकार्बोनेट एंड WBC आपका क्या आ गया, ब्लड में आ गया। अब इसके साथ थोड़ी और चीजें आई हैं, जैसे कि क्या है, आपका बिलीरुबिन आया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया लेवल आया, राइट। सो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और बिलीरुबिन का सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, वो अब नॉर्मल कंसीडर की जाएगी, क्लियर। तो ये आपका टोटल जो हमने अभी तक पढ़े। और सी से केमिस्ट्री में क्या आएगा आपका, सोडियम आएगा एंड पोटेशियम आएगा। सो वी हैव सोडियम एंड पोटेशियम, एंड 3 में लैक्टेट और क्रिटेनाइन भी यूज किया गया। लेकिन अगर याद करना हो, कंफ्यूजन को अवॉइड करना हो, तो सिर्फ आप सैप्स 2 याद कर लो, और सैप्स 3 में क्या ऐड हुआ है वो याद कर लो। तो सैप्स 2 के पैरामीटर अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और चीज था विच इज यूरिनरी आउटपुट, तो यूरिनरी आउटपुट भी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, राइट। इसके अलावा 12 फिजियोलॉजिकल पैरामीटर के अलावा हमारे पास क्या है, वी हैव 12 फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, 13 एज हो गया, और आपका टाइप ऑफ एडमिशन 14 हो गया। अब जो को क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है उसमें हमने 3 चीजें कंसीडर करी है, 3 हेल्थ कंडीशन, तो इसीलिए इसके टोटल अगर आप देखो वेरिएबल कितने, 17 सैप्स 2 के, राइट, सैप्स 2 के। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड वाला देखें, तो थर्ड वाले में क्या क्या चीजें ऐड हुई है, एज इंक्लूडेड है, टाइप ऑफ एडमिशन में ये ऐड किया गया कि कहाँ से वो पेशेंट एडमिट हुआ है, आईसीयू में, इमरजेंसी से आया है, वार्ड में आया है, या ट्रांसफर हुआ है, राइट। इसके अलावा उन्होंने क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में 2 और ऐड कर दिया, सिरोसिस को ऐड कर दिया, और इन्होंने सिवियर हार्ट फेलियर कंडीशन को ऐड कर दिया, राइट। इसके अलावा हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे हमने पीएच, अगर आप देखो बाइकार्बोनेट में, तो पीएच को भी ऐड कर दिया, राइट, पीएच को भी ऐड किया, बाइकार्बोनेट और पीएच, या तो बाइकार्बोनेट का लेवल देख रहे हैं या फिर पीएच का लेवल देख रहे हैं। और बिलीरुबिन के साथ साथ, बिलीरुबिन और यूरिया के साथ साथ हमने क्या ऐड किया, लैक्टेट और क्रिटेनाइन का लेवल ऐड किया है, राइट। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट हुआ है वो किस पर्पज से हुआ है, क्या वो प्लान्ड आईसीयू एडमिशन था, अनप्लान्ड आईसीयू एडमिशन था, और आईसीयू से पहले वो जहां पे जिस वार्ड में था या इमरजेंसी में था उतना उसमें कितने दिन था। अगर वो किसी एक मेडिसिन वार्ड में था, वहां पे वो ऑलरेडी 1 वीक से एडमिट था, उसके बाद उसकी कंडीशन क्रिटिकल हुई, तब उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, तो वो यहाँ पे आपने
लिखना है, राइट? सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिक स्कोर 2 सबसे कॉमन है। 3 अभी लेटेस्ट आपका जो आया हुआ है वर्जन, उसमें क्या नया ऐड हुआ है वो यू कैन रिमेंबर। टोटल वेरिएबल 17 आपके 2 में है, 20 आपके नए वाले में है, राइट? ये आपको याद रखना है। सो ये आपका पहला हमारा स्कोर हो गया, विच इज सिंप्लीफाइड एक्यूट फिजियोलॉजिकल स्कोर, जिसको हम पेशेंट की मोर्टालिटी रिस्क को असेस करने के लिए यूज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्कोर। अगला जो हमारा स्कोर है सेकंड, वो है टिस। अब इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग जो ज्यादा चांसेस है आपके पेपर में आने के। इसकी फुल फॉर्म है थेराप्यूटिक, टी से मतलब है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम। अब ये वाला जो आपका स्कोरिंग सिस्टम है, ये वाला जो स्कोर है, ये हम कहाँ यूज करते हैं? अगर आपको पूछा जाए कि इसकी इंडिकेशन क्या है और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्कोर, तो इसका आंसर होगा इसे आप दो चीजों के लिए यूज कर रहे हो। नंबर वन, इसे आप यूज कर रहे हो टू असेस द पेशेंट सिवियरिटी, है ना? कि आईसीयू में, सेम आईसीयू में यूज करते हैं। अगर कोई पेशेंट है आईसीयू में तो उसकी जो कंडीशन है वो कितनी सिवियर है। इसके अलावा नंबर वन, इसी के बेसिस पे जो भी पेशेंट की सिवियरिटी आएगी, इसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे नर्सिंग वर्कलोड, नर्सिंग वर्कलोड, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना सिवियर पेशेंट की कंडीशन होगी उतना ज्यादा नर्सिंग वर्कलोड होगा, उतने ज्यादा, और यू कैन से इस स्कोर के बेसिस पे आप जो नर्स पेशेंट रेशो है, नर्स पेशेंट रेशो, उसको डिफाइन करते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि किस पेशेंट में कितना स्टाफ चाहिए होगा, कितना मैन पावर, नर्सिंग मैन पावर, कितनी रिसोर्सेज लगेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई कितना पेशेंट सिवियर है, उसी की सिवियरिटी के बेसिस पे कितनी नर्सिंग वर्कलोड या कितना नर्सिंग स्टाफ उस पेशेंट के डायरेक्ट केयर में आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर आईसीयू, राइट? अगर हम टिस की बात करें तो टिस में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। इसके भी 3 जनरेशन थे, राइट? टिस सबसे पहले 1974, देन इसके बाद टिस 1 आया था, टिस उसके बाद आया था 76 जो कि 1976 में आया था, और अभी लेटेस्ट है टिस 28, राइट? सो टिस 28 वाला जो वर्जन है वो प्रेजेंटली हम यूज करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में। दिस इज द वन विच वी आर यूजिंग करंटली। ये आप करंटली यूज कर रहे हो, करंटली इन प्रैक्टिस, राइट? इसे क्या बोलते हैं? टिस 28। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहला वाला था उसमें 57, सॉरी, इसमें 57 वेरिएबल थे, 57 पॉइंट थे जो आप असेस करते थे। इसमें आपके 76 पॉइंट थे जो आप पेशेंट को असेस करके आइडेंटिफाई करते थे कितनी उसकी सिवियर सिवियर कंडीशन है। बट टिस 28 में सिर्फ 28 पॉइंट्स हैं जिनको आप असेस करके बताते हो कि आपका जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है वो कितना सिवियर है और कितना नर्सिंग स्टाफ वहां पे लगेगा, राइट? अब इसके वेरिएबल के पॉइंट्स देख लेते हैं। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट। अंदर क्या क्या है वो नहीं पढ़ना है, ऊपर अगर आप बेसिक एक बार याद कर लो, जैसे बेसिक एक्टिविटी जो रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए पेशेंट को, जैसे कि स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, आपको आईवी फ्लूइड जो है पेशेंट का बैलेंस करना है, पेशेंट का वाइटल साइंस चेक करना है, उसको बायोकेमिकल, या आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, इफ इट इज नॉट विजिबल देन व्हाट आई कैन डू, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये टिस का पूरा ये जो चार्ट स्कोर है ये मैं अपलोड कर दूंगी पिक्चर, राइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये विजिबल ना हुआ तो, राइट? सो यहाँ पे क्या मेरे पेशेंट को सिंगल मेडिकेशन चल रही है, मल्टीपल मेडिकेशन चल रही है, क्या उसे कोई ड्रेन है जिसका केयर प्रोवाइड करना है, फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज, तो हर एक पैरा पॉइंट के बेसिस पे आप उसे कुछ स्कोर दे रहे हो, राइट? तो ये एक तो बेसिक एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कुछ स्पेशल इंटरवेंशन, जैसे क्या वो पेशेंट को कोई स्पेसिफिक सिंगल इंटरवेंशन देनी है, आईसीयू वाले पेशेंट को नेजो या ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, कार्डियो वर्जन चल रहा है, पेस मेकर है,
राइट। तो ये कुछ स्पेशल इंटरवेंशन के बेसिस पे आप उसे स्कोर दोगे। देन वेंटिलेटरी सपोर्ट, क्या पेशेंट आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, राइट, क्या वो कोई ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, क्या उसे हमने जो है कोई इंसेंटिव स्पायरोमेट्री दिया है या फिजियोथेरेपी चल रहा है। रीनल में क्या उसे डायलिसिस चल रहा है, न्यूरोलॉजिकल में उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हो, मेटाबॉलिक में क्या उसे कोई मेडिकेशन चल रही है या ट्रीटमेंट ऑफ कोई पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कोलोसिस है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट के बेसिस पे आप हर एक पेशेंट का आईसीयू में सिवियरिटी स्कोर निकालते हो कि उसका कितना, वो कंडीशन कितनी सिवियर है, राइट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम पोस्टेड इन आईसीयू 1, राइट। मेरे आईसीयू 1 में टोटल 6 पेशेंट है। टोटल कितने पेशेंट है? 6 पेशेंट है। ये 6 पेशेंट में हर एक पेशेंट का थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम लेके मैं हर एक पेशेंट का टेस्ट कैलकुलेट करूंगी। अब मान लो हर एक पेशेंट ABCDEF, राइट, ये 6 पेशेंट का कुछ कुछ स्कोर आया, 10 पॉइंट, 18, 20, 22, 30, 40। तो ये एक तो सबसे पहले हमें हेल्प करेगा हर एक पेशेंट का कितना लेवल ऑफ सिवियरिटी है, उसकी कंडीशन कैसी है, राइट, नॉर्मल है या फिर उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, या उसे जो है सिवियर कंडीशन है उसे इमीडिएट हमें मैनेज करना पड़ेगा, या ज्यादा नर्सिंग स्टाफ जो है उसे लगेगा उसे डायरेक्ट पेशेंट केयर में। दूसरा, एक पर्टिकुलर आईसीयू में, मतलब आईसीयू 1 का अगर हम एग्जांपल ले तो आईसीयू 1 में नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, आपको कितना नर्सिंग स्टाफ चाहिए इस पर्टिकुलर आईसीयू में बेस्ड ऑन द पेशेंट सिवियरिटी कंडीशन। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारे पेशेंट का जितना भी टेस्ट आया था उन सब का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद, इस टोटल को करने के बाद आइडियली आप 10 से डिवाइड करते हो, वो फॉर्मूला है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। बट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज टोटल जितना भी आईसीयू में पेशेंट होगा उन पेशेंट के टोटल टेस्ट को आप कैलकुलेट करके उसके बाद डिसाइड करोगे कि इस आईसीयू में आज के दिन इतना नर्सिंग स्टाफ चाहिए। अगला पॉइंट, आप ये जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम है इसे डेली कैलकुलेट करते हो। डेली कैलकुलेट करते हो। अभी तक जो हमने अपाची पढ़ा था, सैप्स पढ़ा था, उसे हम वंस इन अ टाइम कर रहे हैं। फर्स्ट 24 आवर ऑफ एडमिशन, एक्सेप्शनल केस ओनली सैप्स 3 था जिसमें विद इन फर्स्ट आवर ऑफ एडमिशन आपने कैलकुलेट करना है, राइट। लेकिन टिस के केस में आप उसे रेगुलरली कैलकुलेट करोगे हर एक पेशेंट का सिवियरिटी स्कोर, राइट। और डेली आप ये रिक्वायरमेंट रखोगे कि इस आईसीयू में अभी जो है पेशेंट की सिवियरिटी ज्यादा है, ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो क्रॉनिक हेल्थ जो कि सिवियर कंडीशन वाले हैं और आपको ज्यादा स्टाफ चाहिए, राइट। तो इसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, आप ये आइडेंटिफाई करते हो। देखो, अगर 24 आवर का अर्ली मॉर्निंग हम करते हैं और विद इन पूरे दिन का स्कोर लेते हैं, जैसे मॉर्निंग में आपने हर एक पेशेंट का असेसमेंट किया और आपको ये जो पैरामीटर थे उसके बेसिस पे आप टिक करते गए, जैसे पेशेंट मेरा वेंटिलेटर पे है, सक्शनिंग रिक्वायर्ड होगा, मल्टीपल मेडिकेशन चल रही है, लाइक वाइज, राइट। तो उस स्कोर के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे क्या ये पेशेंट लो डिपेंडेंसी पे है, मतलब स्टेबल है पेशेंट, पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। तो इस केस में वन नर्स कैन लुक आफ्टर एंड कैन ड्यूरिंग द शिफ्ट ड्यूटी वो 3 से 4 पेशेंट को हैंडल कर सकती है अपनी शिफ्ट ड्यूटी के अंदर, राइट। सो इसमें विद इन वन नर्स कैन लुक आफ्टर फॉर 3 to 4 पेशेंट। अगर स्कोर 20 to 39 है, 20 to 40 के बीच में है, सो वन नर्स फॉर 2 पेशेंट, दैट इज मॉडरेट डिपेंडेंसी है। 40 से 60 के बीच में है तो ये हाई डिपेंडेंसी वाले पेशेंट हैं जहां पे 1:1 का रेशियो होगा। एंड मोर देन 60 और इक्वल टू 60 है, कई बार ऐसा भी होगा कि 2 नर्स ऑन 1 पेशेंट रिक्वायर्ड होगी, स्पेशली जहां पे कंडीशन दी गई है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन फेलियर है या एक्मो लगा हुआ है। तो इन केसेस में एक्सट्रीमली सिवियर कंडीशन में, एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन में यू कैन हैव मोर देन 1 नर्सेस फॉर 1 पेशेंट, बट आइडियल रेशियो शुड बी 1:1। सो समरी ये है कि ये जो थेराप्यूटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम है, ये हम कॉमनली 2 जगह यूज कर रहे हैं जो आपको याद रखना है। एक तो पेशेंट की सिवियरिटी पता चल रही है कि पेशेंट की कंडीशन कितनी सिवियर है। दूसरा, इसी के बेसिस पे आप नर्सिंग का वर्कलोड डिवाइड करोगे, कितना स्टाफ आपको चाहिए पर पेशेंट पर बेड, वो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो ये हमारा हो गया सेकंड स्कोर, दैट इज थेराप्यूटिक इंटरवेंशन स्कोरिंग सिस्टम। नाउ थर्ड, थर्ड पे बढ़ते हैं। थर्ड आईसीयू स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपने स्टार लगाना है, पॉसम।
इसमें जो कॉमनली क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म को लेके आएगा, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पॉसम, राइट। सो अगर मैं पॉसम की बात, फुल फॉर्म की बात करूं, और ये हम कहाँ यूज करते हैं, पॉसम की फुल फॉर्म है फिजियोलॉजिकल एंड ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर फॉर द एन्यूमरेशन, मतलब टू लिस्ट डाउन एन्यूमरेशन ऑफ mortality and morbidity. Mortality means rate of death, morbidity means rate of complication, right? So ये जो स्कोर है इसकी फुल फॉर्म आपके बिल्कुल बाय हार्ट रट लेनी है, विच इज फिजियोलॉजिकल एंड ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर फॉर द एन्यूमरेशन ऑफ मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अगर हमें इन वन गो हमें पता करना हो तो ये हम यूज कर रहे हैं सर्जिकल पेशेंट में, राइट? कहाँ यूज कर रहे हैं? सर्जिकल पेशेंट में। और यहाँ पे कौन सा पेशेंट इंक्लूड किया गया है? जनरल सर्जरी वाला। जनरल सर्जरी ईदर जो कि इमरजेंसी सर्जरी है, जनरल सर्जरी में इमरजेंसी या फिर इलेक्टिव, बोथ केसेस में आप ये स्कोर को यूज कर सकते हो। कहाँ नहीं यूज करना है? इट शुड नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ ट्रॉमा सर्जरी। अगर पेशेंट ट्रॉमा करके आए, उसे आपने इमरजेंसी सर्जरी में भेजा है, तो यहाँ पे हम ये रिस्क कितना होगा उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का नहीं पता कर पाएंगे। पॉसम में हम क्या कर रहे हैं? हम पॉसम में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये मेरे पेशेंट को सर्जरी से कितना रिस्क ऑफ मॉर्टैलिटी, उसका डेथ रेट कितना होगा, और कितना उसकी कॉम्प्लिकेशन का रेट होगा, मॉर्बिडिटी, राइट। अगर कोई सर्जरी पेशेंट एडमिट हुआ है इलेक्टिव सर्जरी या इमरजेंसी सर्जरी में, सर्जरी के लिए, तो उस सर्जरी से उसका क्या रिस्क है, मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी, ये है पॉसम, जिसे कहाँ यूज नहीं करना है? ट्रॉमा सर्जरी वाले पेशेंट में यूज नहीं करना है। एंड दिस इज और ऑल्सो नॉट अ वैल्यूएबल स्कोर फॉर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सो पीडियाट्रिक एंड ट्रॉमा सर्जरी में आप यूज नहीं करोगे। अडल्ट में जनरल सर्जरी, चाहे वो इमरजेंसी हो इलेक्टिव हो, वहां हम यूज कर रहे हैं मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी के स्कोर को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। अगला आपने जो याद रखना है, अब ये जो पॉसम था, ये पॉसम स्कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। सो पॉसम स्कोर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक है आपकी ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर, राइट, और एक है फिजियोलॉजिकल स्कोर। ये आपने यहीं से ही इसके फुल फॉर्म से ही पकड़ लिया। एक तो फिजियोलॉजिकल वाला पार्ट हो गया, एक ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर हो गया, राइट। सो फिजियोलॉजिकल पार्ट, इसमें क्या क्या है यू कैन स्किप, बहुत ही रेयर चांसेस है दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू इवन द पैरामीटर, राइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे आर गोइंग टू आस्क यू इज द डेफिनेशन। वो डेफिनेशन आप मतलब क्या क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ यूज करते हैं, वो पूछेंगे, राइट। एंड दीज आर द ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर, जो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेटिव स्कोर उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, राइट। सो ये दो चीजें हैं जो आपकी पॉसम बनाती हैं। अब पॉसम में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आई वुड लाइक टू ऐड इज, पॉसम में भी मॉडिफिकेशन आया था। पॉसम एक अच्छा टूल है जो सर्जरी पेशेंट में मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा था, बट गोइंग फॉरवर्ड एक नाम पी पॉसम। अब कई बार आपसे ये फुल फॉर्म इंस्टेड ऑफ पॉसम आपको दे देंगे, पी पॉसम की फुल फॉर्म क्या है, तो बस इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है पॉसम का, जिसमें पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पॉट्स माउथ, पॉट्स माउथ। और जो पॉसम की फुल फॉर्म थी विच इज फिजियोलॉजिकल एंड ऑपरेटिव सिवियरिटी स्कोर फॉर द एन्यूमरेशन ऑफ मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। अब ये जो पॉट्स माउथ है, ये बेसिकली एक जगह का नाम है। यूके में एक हॉस्पिटल, एक जगह है, सिटी है, जहां पे ये मॉडिफिकेशन इन्वेंट हुई थी। इसीलिए जो ऑथर थे, जो डेवलपर थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया, ये जोग्राफिकल लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन, राइट। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया पॉट्समाउथ, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। सो पॉट्समाउथ पॉसम, राइट। गोइंग फॉरवर्ड और भी ऐसे कुछ कुछ वेरिएंट आए, जिसमें एक में था सी आर पॉसम। तो सी आर पॉसम में सी आर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल सर्जरी।
कोलोरेक्टल सर्जरी के लिए पॉसम जो निकाला गया वो सीआर पॉसम है। देन वी पॉसम करके आया गया, वी पॉसम इज वैस्कुलर सर्जरी पॉसम, राइट। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आई। द बेस्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू इज डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो आपसे पूछा जाएगा, राइट। सो दिस इज योर थर्ड स्कोर हमने कर लिया, विच इज वी आर डन विद पॉसम। नाउ लेट अस सी द टू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 100 मोर देन 95% चांसेस है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज मेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। तो नर्सिंग में कई बार ऐसा होता है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है, जो क्वेश्चन हमारे नर्सिंग फील्ड में भी होता है वो कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। सो सोफा एंड क्यू सोफा आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। अब इसकी कहानी क्या है कि पहले तो फुल फॉर्म पढ़नी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोफा? सोफा की फुल फॉर्म है, अब सोफा में हम यहाँ पे बिल्कुल भी अपने घर के जो सोफा सेट होते हैं उनको, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एक स्कोर है, दैट इज सीक्वेंशियल ओ से ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, राइट। सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर का फुल फॉर्म है सोफा का। अब ये जो आपका टूल है, ये जो आपका स्कोर है, ये आप बेसिकली कहाँ यूज कर रहे हो? ये आइडियली जो है ये हम यूज करते हैं आईसीयू में। रिमेंबर, आईसीयू में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आईसीयू में? टू असेस द ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन डिसफंक्शन, राइट। पेशेंट को सिवियरिटी उसकी कितनी सिवियरिटी हुई, अगर उसका ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है तो सिवियरिटी असेस कर रहे हैं। सो सबसे पहले वी आर यूजिंग दिस सोफा स्कोर टू आइडेंटिफाई द ऑर्गन डिसफंक्शन। सेकेंड, सोफा को आप यूज करते हो फॉर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक के लिए भी, सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक के लिए। ये बेसिकली स्टार्ट ही सेप्सिस से हुआ था, जहां पे जो भी पेशेंट जिसको भी सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है वहां पे आप सोफा यूज करते हो, सोफा स्कोर, टू आइडेंटिफाई कहीं उसे कंफर्म सेप्सिस तो नहीं है, सेप्टिक शॉक तो नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे सेप्सिस की ना डेफिनेशन दी गई थी, विच आई रियली वांट यू टू राइट डाउन। सेप्सिस की सबसे कॉमन थर्ड जो डेफिनेशन है सेप्सिस 3, राइट, और सेप्टिक शॉक की, ये दो आपने याद करनी है। सो थर्ड डेफिनेशन ऑफ सेप्सिस इज इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय होस्ट रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, राइट। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी है, जो होस्ट है, उसने इन्फेक्शन से रिएक्ट कर लिया, राइट, रिस्पॉन्ड किया उसने इन्फेक्शन के टुवर्ड। सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन उन्होंने बहुत ही प्यारी दी है, दैट इज patient will be having hypotension who does not respond to the fluid resuscitation। आप उसे मैसिव फ्लूइड रिसेसिटेट कर रहे हो तब भी उसका हाइपोटेंशन ठीक नहीं हो रहा है, राइट। और यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी है कि हमें मेक श्योर करना है इस केस में पेशेंट का, हमारा जो गोल होना चाहिए इस मीन आर्टीरियल प्रेशर शुड बी मोर देन इक्वल टू 65, राइट, 65 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड लैक्टेट का लेवल होना चाहिए मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर। ये दो चीजें याद रखनी है। तो ये सेप्सिस की जो लेटेस्ट थर्ड डेफिनेशन है जो अभी हम यूज करते हैं, सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक की, इसमें मेंशन किया गया था कि अगर आपके पेशेंट का सोफा स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 2 विद अदर सस्पेक्टेड इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम के साथ, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि पेशेंट जो है सेप्सिस, सिवियर सेप्सिस में जा रहा है और पेशेंट को जो है हमें क्रिटिकल कंडीशन है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, राइट। सो ये सिर्फ आईसीयू पेशेंट में यूज होता है, जो भी आईसीयू में आपके पेशेंट है, राइट। जो हम यूज कर रहे हैं ये सोफा स्कोर, और हमने दो चीजों के लिए यूज किया। एक तो जनरल अगर जो भी आईसीयू पेशेंट है उसको असेस करना है कि उसका ऑर्गन डिसफंक्शन है या नहीं है, कितने जो है सिवियरिटी लेवल है ऑर्गन डिसफंक्शन का, या फिर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके पैरामीटर आर इंपॉर्टेंट, राइट, इसके पैरामीटर आपको याद रखने हैं। अब सोफा के पैरामीटर को याद करने के लिए हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन, हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन है वो खराब तो नहीं हो गए, उनको असेस कर रहे हैं। तो कितने ऐसे सिस्टम है बॉडी में जो हम असेस करेंगे? आंसर ये सोफा से ही आएगा। टोटल सोफा, अब देखो घर में जो सोफा सेट होता है उसमें कितनी चीजें होती हैं सोफा सेट में? सोफा सेट में एक तो बड़ा वाला सोफा होता है जिसमें 3 सीट होती है ना, फिर उसके साथ दो छोटे छोटे सीट वाले, मतलब दो एक्स्ट्रा अलग से सीट होती है।
सो तीन और दो चेयर अलग होती है, पांच, और टेबल, बिना टेबल के सोफा सेट कंप्लीट ही नहीं है ना। सो टोटल छह एक सोफा सेट की, दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, द ट्रिक टू रिमेंबर द पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर। सो इन अ सोफा सेट, आइडियल सोफा सेट, देर आर सिक्स सीट, राइट, सिक्स सीट है। सिमिलरली इन सोफा ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव सिक्स पैरामीटर, सिक्स कॉमन पैरामीटर। तो यहाँ पे ऐसे कौन से बॉडी के सिस्टम हैं, जो छह सिस्टम है जो आप पेशेंट को असेस करने वाले हो ऑर्गन डिसफंक्शन के लिए। अगर हम याद रखें अगेन, सबसे पहले नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले आ गया आपका नर्वस सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही आप खुद ही अभी बता दोगे। थर्ड में आ गया आपका सर्क्यूलेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ गया। देन फोर्थ में आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से और थोड़ा नीचे आते हैं तो रीनल आ गया, रीनल सिस्टम आ गया। देन फिफ्थ में लिवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हेपेटिक ले लिया आपने। अब सिक्स्थ में ब्लड, और यहाँ पे ब्लड में कोएगुलेशन लोगे आप, कोएगुलेशन, राइट, कोएगुलेशन। अब एक एक करके इन सब में हम क्या असेस कर रहे हैं वो देखते हैं। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो एक ही चीज है जो हम असेस कर रहे हैं, वो है जीसीएस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या असेस कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड FiO2 का रेशियो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप असेस करोगे हाइपोटेंशन, कैसे, बाय लुकिंग एट द पेशेंट मीन आर्टीरियल प्रेशर। रीनल सिस्टम में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो क्रेटेनाइन तो है ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा क्रेटेनाइन, दूसरा यूरिनरी आउटपुट पेशेंट का। हेपेटिक में आपने बिलीरुबिन देख लेना है, राइट, बिलीरुबिन का लेवल। कोएगुलेशन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट काउंट आ गए, राइट। सो इन एट अ ग्लांस, इफ वी विल सी द सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, छह टॉप हमारे बॉडी के सिस्टम को असेस कर रहे हैं, क्योंकि छह क्यों कर रहे हैं, छह का सेट होता है, ऐसे याद रख लेंगे। क्या क्या है आपका, ऑक्सीजनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, प्लेटलेट कोएगुलेशन में आ गया, बिलीरुबिन लिवर में आ गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप मीन आर्टीरियल प्रेशर देख रहे हो, या फिर डोपामिन चल रहा है नहीं चल रहा उसको वो देख रहे हो, क्या उससे डोपामिन चल रहा है या एपिनेफ्रिन चल रहा है। नर्वस में आप जीसीएस देख रहे हो, एंड रीनल में आप क्रेटेनाइन एंड यूरिनरी आउटपुट देख रहे हो। इसके इनसाइड स्कोर को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी सिक्स वाइटल पैरामीटर जो आप असेस कर रहे हो, राइट। तो ये हो गया आपका क्विक, ये हो गया आपका सोफा स्कोर, जो हमने क्यों यूज किया, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं है पेशेंट को, जो आईसीयू वाला पेशेंट है। अब ये सिर्फ आईसीयू के केस के लिए था, आपके पास ऐसा भी एक स्कोर होना चाहिए जो हम आईसीयू के बाहर यूज कर सके, राइट। सो गोइंग बैक टू आवर लिस्ट ऑफ पैरामीटर, हमने सोफा भी कवर कर लिया, लेकिन जो पेशेंट वार्ड में है या जो पेशेंट इमरजेंसी में है, उस केस में अगर हमें असेस करना हो कि ये पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है, क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है, या फिर इसे सेप्सिस का रिस्क हो सकता है या सेप्टिक शॉक का रिस्क हो सकता है, उस केस में आप यूज करते हो क्यू सोफा, राइट। सो क्यू सोफा की फुल फॉर्म क्या है, लेट मी टेल यू। क्यू क्यू सोफा, क्यू सोफा इज, क्यू का मतलब होता है क्विक, एस सोफा की फुल फॉर्म वही रहेगी, विच इज सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, राइट, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। अब ये वाला जो स्कोर है, ये आप यूज कर रहे हो आउटसाइड आईसीयू, आउटसाइड आईसीयू, राइट। सो क्यू सोफा एंड सोफा में पहला डिफरेंस तो यही है, सोफा हम आईसीयू वाले पेशेंट को यूज कर रहे हैं, क्यू सोफा आप जो इमरजेंसी में है, जो वार्ड में है, आईसीयू के बाहर जो पेशेंट है वहां यूज कर रहे हो, ताकि आप क्विकली बेड साइड पेशेंट को असेस करके, अगर हल्की सी भी आपको सिवेरिटी लगी, आपको लगा कि इसका रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ज्यादा है या रिस्क ऑफ सिवेरिटी ज्यादा हो रहा है, आप इमीडिएटली उसको आईसीयू शिफ्ट कर सकते हो फॉर बेटर केयर एंड मॉनिटरिंग, राइट। अब इसमें कितने पैरामीटर होंगे, और इसके पैरामीटर है हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, 100 स्टार क्वेश्चन। अगर सोफा और क्विक सोफा में से आना होगा, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू क्विक क्यू सोफा स्कोर। इसमें देखो, ये क्विक है, सोफा है, पहले सोफा था, सोफा के बाद एक क्यू सोफा आया। अब क्यू सोफा क्योंकि क्विक सोफा वाला टूल है, तो सोफा में छह पैरामीटर है, और अगर आपको ये क्विक सोफा करना है तो जल्दी करना होगा, तो यहाँ पे ओनली थ्री पैरामीटर। कितने पैरामीटर है,
3 पैरामीटर। अब इसमें भी आप बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन को ही असेस कर रहे हो। टॉप 3 बॉडी के जो सिस्टम है वो कौन से हैं? एक तो हो गया आपका नर्वस नर्वस सिस्टम, एक हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक हो गया हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये टॉप 3 सिस्टम है बॉडी के जो आप क्यू सोफा स्कोर में यूज करते हो। बेड साइड इजिली असेस कर लेते हो पेशेंट की क्या कंडीशन होगी, वार्ड में या इमरजेंसी में, अदर आउटसाइड द आईसीयू, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसका सिवियर स्कोर है तो पेशेंट को भेज देते हो आईसीयू फॉर क्रिटिकल केयर, राइट। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके एक्चुअल ये सिस्टम तो है बट पैरामीटर क्या है। तो इसे याद रखने के लिए रिमेंबर द निमोनिक, remember the mnemonic for क्यू सोफा, राइट। तो इसका निमोनिक क्या है? रास। ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, कई बार बनते हैं। आर से पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मोर देन इक्वल टू 22 ब्रेथ पर मिनट है तो आप उसे 1 स्कोर दोगे, राइट। अगर पेशेंट का ए से आ जाएगा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, राइट, ये हम कैसे चेक करेंगे? जीसीएस से। अगर जीसीएस लेस देन 15 है तब आप उसे 1 स्कोर दोगे, राइट। एस से क्या आ गया? एस से आ गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन इक्वल टू 100 है तब आप उसको 1 स्कोर दोगे। सो टोटल स्कोर है 3, आपका टोटल स्कोर इज 3। रिमेंबर दिस, अगर यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई क्यू सोफा का स्कोर मोर देन इक्वल टू 2 है, if the total score of your patient who is admitted in ward or other outside ICU setting में क्यू सोफा अगर मोर देन इक्वल टू 2 है, देन पेशेंट का जो सिवेरिटी रिस्क है वो हाई है, उसको पेशेंट को हाई रिस्क ऑफ सेप्सिस, ये सेप्टिक शॉक होने का चांसेस है, उसका ऑर्गन डिसफंक्शन होने का चांस है। आपको यहाँ पे उसे इमीजिएटली डायरेक्ट पेशेंट ऑब्जर्वेशन या फिर जहाँ इंटेंसिव केयर उसे प्रोवाइड की जाए वहां शिफ्ट करना पड़ता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर, राइट। दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, ये जरूर इसको नहीं भूलना। क्यू सोफा बहुत ज्यादा पूछा जाता है अमंग अपना जितना भी हमने पैरामीटर पढ़ा, तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। रेस्पिरेटरी रेट हम पूछ रहे हैं, ऑल्टर मेंटल स्टेटस एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट, ये आपने याद रखना है। Now I have a few important questions, जैसे कि all of the following is assessed under SOFA score except पूछा है। So cardiac system, respiratory, coagulation, there was no lymphatic system. Remember SOFA में टॉप 6 आपके वो आते हैं पैरामीटर। 6 में क्या था? We have nervous system, cardiovascular system, respiratory system, then you have hepatic, renal and coagulation, but lymphatic नहीं था, right? So correct answer is option number D. Next is, which of the following is not a Q SOFA score? Q SOFA में नहीं आता, that is RAS. R is respiratory rate more than equal to 22 breath per minute, alter mental status GCS, S से आ जाएगा systolic blood pressure. So serum lactate was not there. Serum lactate आपका कहा था? सीरम लेक्टेट आपका क्यू सोफा में नहीं है। रिमेंबर दिस, सीरम लेक्टेट हमने पढ़ा था जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम सेप्सिस की, बट इट इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ क्यू सोफा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम आर इवेल्युएटेड इन सोफा? सो सोफा में टोटल 6 आपके सेट को कंप्लीट करने के लिए 6 चीजें होती हैं, 6 सिस्टम आप इवेल्युएट कर रहे हो। लास्ट इज, always remember that think big, trust yourself, and it always happen, right? It will always make it happen, because all you have to do is you have to trust yourself, believe your instinct, whatever you are doing best, keep doing your best, right? So that's all from my side, and in next session हम लोग और scale assessment tool discuss करने वाले हैं, ट्रॉमा के असेसमेंट टूल एंड सम ऑफ द असेसमेंट स्केल जो कुछ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन पे है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, एंड देन आई विल बी हैविंग मोर MCQ session as well, right? So if you are new to this channel, you can subscribe to Pulse Prep Hub, press the bell icon, share among your friend circle so that we can make the community more stronger and we can have more people on board with us on this journey. So till then, stay happy, stay healthy, and see you all with next session.